भारतीय हिंदुत्व मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाहमी ताल्लुकात तो उभर कर सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ 25,000 टन चीनी का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया गया, जो कि माजी में ये चीनी भारत से खरीदी जाती थी। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। भारत से खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक लगाकर बांग्लादेश ने अपने ही पेट पर लात मार दी। दुनिया भारत से सीखना चाहती है सॉफ्ट पावर, हाउ टू यूज सॉफ्ट पावर। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे आर्टिकल इस समय छप रहे हैं जिसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश कब तक बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि कब तक दिवालिया घोषित हो जाएगा। तुम्हें कम्युनल कहना है कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, ये बांग्लादेशी तो जाएंगे बेटा यहाँ से। तो हम चलेंगे बांग्लादेश की तरफ सेठ साहब, क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी चलती थी ड्यू टू हसीना वाजिद। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत। लेफ्ट हैंड को नहीं पता राइट हैंड क्या कर रहा है, ये हालत इस कंट्री, ये हालत। इससे पहले अभी मैं तो शाख से नहीं निकला था जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि भारत के अंदर 680 मिलियन की वोटिंग एक दिन में काउंट हो जाती है, लेकिन कैलिफोर्निया में आज भी काउंटिंग जारी है। कुछ हफ्ते पहले भारत ने आलू और प्याज के निर्यात पर रोक लगाई। इसका मकसद घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखना था, लेकिन बांग्लादेश ने इसे भारत की साजिश के तौर पर देखा और पाकिस्तान की तरफ रुख किया। हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके ऐसे ग्रुप्स जो कि मुखालिफ काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे करना है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। बांग्लादेश का खजाना इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। करीबन 20 बिलियन डॉलर बचा है इनके पास फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि ये पाकिस्तान वाले लेवल पर जा चुके हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बहुत ही जल्द ये 15 बिलियन से भी नीचे चला जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पहले तो बांग्लादेश ने भारत से आयात होने वाले खाद्य पदार्थों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी, लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर खाद्य पदार्थों की इतनी कमी होने लगी है कि इनकी कीमतें आसमान छूने लगी है। और अब बांग्लादेश को भी समझ आने लगा है कि उसने भारत से पंगा लेकर अपने ही पेट पर लात मार ली है। लेकिन भारत ने भी अब बांग्लादेश की खटिया खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और अब भारत बांग्लादेश को निर्यात किए जाने वाले चावल, गेहूँ, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों पर लंबे समय तक रोक लगाने के लिए विचार कर रहा है। और भारत तब तक रोक लगाए रखेगा जब तक मोहम्मद यूनिस की सरकार घुटनों पर ना आ जाए और भारत को आंख दिखाना बंद ना कर दे। दोस्तों, भारत बांग्लादेश का लंबे समय से खाद्य आपूर्ति करता देश रहा है और भारत कम कीमत पर और कम समय में ही बांग्लादेश को अच्छी क्वालिटी के गेहूं, चावल, प्याज, आलू और दूध की सप्लाई करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से बांग्लादेश भारत को लगातार आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसके हिसाब से अब भारत ने भी यूनिस सरकार की कमर तोड़ने और उसको घुटनों पर लाने के लिए बांग्लादेश को निर्यात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर लंबे समय तक रोक लगाने पर विचार कर रहा है। और भारत खाद्य पदार्थों के निर्यात पर बैन तब तक जारी रखेगा जब तक मोहम्मद यूनिस की सरकार घुटनों पर ना आ जाए। क्या मसला हुआ? देखिए, इंडिया शुरू में जब आज़ादी हुई बांग्लादेश की तो बड़ा बांग्लादेश वॉज वेरी प्रो इंडिया, इंडिया का बड़ा असर रसूख भी था वहाँ। तो ये 3-4 साल ऐसे चला, मगर पानी के मसले के ऊपर टेंशन्स क्रिएट हो गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश के जो दरिया आते थे इंडिया के से बांग्लादेश के अंदर, वहाँ उन्होंने ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए एंड सो ऑन। तो उसके ऊपर टेंशन शुरू हो गई थी। पानी के ऊपर हमेशा टेंशन होती है, अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, हमारे यहाँ और इंडिया का भी यही मसला। तो इंडिया तंग करता रहा। तो अब शेख मुजीब के ज़माने में ये हुआ, शुरू हो गया थी गड़बड़ और शेख ने भी पोजीशन लेनी शुरू कर दी थी। फिर शेख असैसिनेट हो गया। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस जो हैं वो ख़राब नहीं हुए मगर बेहतर भी नहीं हुए, तो रुक गए किस्म के। फिर खालिदा ज़िया जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो शी वाज इंक्लाइंड टू बी प्रो पाकिस्तान, और वो ज़माना है जबकि हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम भी लग रहे थे कि बांग्लादेश से के बॉर्डर से कुछ लोग क्रॉस ओवर कर रहे थे जिनका तल्लुक़ मुंबई के जो गैंग्स थे, जिसमें दाऊद इब्राहिम साहब का भी नाम आता था,
तो मतलब है कि ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए थे अंडरवर्ल्ड कि ये कि ये रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। ओके। तो तल्लुकात पाकिस्तान तो इंडिया के तो हमेशा ही ख़राब थे, मगर खालिदा ज़िया के ज़माने में भी थोड़ी गड़बड़ होगी बिकॉज वी वर सपोर्टिंग हर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब चूंकि हसीना वाजिद को पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क में पनाह मिली और वो थे भारत। अब इंडिया में जब उनको पनाह मिली तो अब इंडिया की पूरी कोशिश है और वो पूरी दुनिया के साथ मिलकर जो उनके सपोर्टर हैं उनके साथ मिलकर ये पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि बांग्लादेश की इकॉनमी किसी भी तरह अपने पाँव पर खड़ी ना हो पाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश की इकॉनमी अपने पाँव पर खड़ी हो गई तो उनका नैरेटिव जो है, जो एंटी बांग्लादेश है, वो उनका नैरेटिव दफन हो जाएगा। और इस हवाले से चूँकि मेरा ताल्लुक खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो टेक्सटाइल इज़ दी बैकबोन ऑफ द बांग्लादेश इकॉनमी और दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो बांग्लादेश है। उसकी अब वो सेक्टर भी इस वक्त बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। उनके बैंक्स, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक्स उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। सर क्या वजह है? 4 महीने हो गए हैं, वो चाहते थे शेख हसीना वाजिद अपनी हुकूमत छोड़ें और यहाँ से चली जाएं, वो चली गई। 4 महीने हो गए, अभी तक बांग्लादेश जो है वह एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? क्यों उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो खसारे का शिकार हो रही है? देखें, एक तो इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो जब ये हालात इस तरह के पैदा हुए तो ओवरऑल दुनिया ही पूरी एक इन्फ्लेशन की आग में, ओवरऑल एक वर्ल्ड इकॉनमी भी दबाव का शिकार थी। ऊपर से हुआ ये कि उनको इंटरनल पॉलिटिक्स और उनका इंटरनल सिस्टम भी इस तरह से धचका लगा कि जो, और फिर पिछले साल ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आ चुका हुआ है। और ये दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आया हुआ है। और IMF की अब पॉलिसी है, एक तरफ पॉलिसीज़ हैं, दूसरी तरफ ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का वो ये जो 3 महीने थे उनकी इकॉनमी बिल्कुल जो है वो बैठ गई और उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई। और इंपोर्ट जो थी वो एसेंशियल आइटम्स, तो लामोहल्ला आपको फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त उनकी इकॉनमी जो है वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। वो एसेंशियल फूड आइटम्स, आटा, चावल, घी और जो फूड आइटम्स हैं, शुगर, उसको सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त उनके सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं। अदरवाइज़ जो कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस इस वक्त उन्हें हुआ है, बैंक्स उनको अलाउ नहीं कर रहे कि वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट। पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें तो 40% फूड सप्लाई इंडिया से उन्हें आता था। इंडिया ने जो पहला एक्शन लिया है वो यही एक्शन लिया है कि उन्होंने जो प्याज, आलू और खाने पीने की अशिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे उनके उस पर बैन लगा दिया ताकि वो भूख और अफलास से मर जाएं। तो क्या लगता है इस हालात में जब उनकी मौशियत तबाह बर्बाद हो रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सर्वाइव कर पाएगा? देखें, इस वक्त जब हालात इस तरह पे आ जाते हैं, एक इंग्लिश में एक जुमला कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ क्राइसिस। तो इस क्राइसिस के अंदर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट वीक आपको के लिए एक खबर है कि पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2000 टन शुगर जो है वो बांग्लादेश को उन्होंने एक्सपोर्ट की है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इस हालात बांग्लादेश ने फैसला किया था यही कि अगर इंडिया हमें नहीं देता खाने पीने की चीज़ें तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान से लेंगे। चलिए अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान को एक बार सोच लेना चाहिए कि वही बांग्लादेश है जिसने मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडिया की हमायत मांगी थी और इसी के लिए